तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई सिर्फ एक बंदा काफी है मूवी को। ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो आप चाहें तो एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद मेरा रिव्यू सुन सकते हैं कि रियल स्टोरी क्या थी और क्या हुआ था क्या नहीं। बाकी चलिए मैं आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम 16 वर्षीय नू सिंह नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने माता पिता के साथ पुलिस स्टेशन गई होती है एक बाबा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने। लेडी पुलिस समझ गई थी कि ये केस बड़ा होने वाला है क्योंकि इल्जाम जाने माने बाबा पर लग रहा था जिनके बहुत भक्त थे। तो वो अपने सीनियर से चैटिंग करके पूछ रही होती है कि आगे क्या करना है। FIR लिखने के तुरंत बाद नू को मेडिकल जाँच के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस एकदम एक्टिव होकर आधे घंटे के अंदर बाबा के आश्रम जाकर उन्हें हिरासत में ले लेती है। बाबा के भक्त पूरे भारत में थे तो हर जगह लोग आक्रोशित हो जाते हैं कि उनके भगवान जैसे बाबा के ऊपर इतना बड़ा घिनौना इल्जाम कैसे लग गया, वो ऐसे नहीं हो सकते। अब इसके बाद हम PC सोलांकी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पेशे से वकील होता है। पूजा करते वक्त उसका बेटा उससे पूछता है कि ये शिवजी कौन है। PC बताते हैं कि शिवजी वो हैं जो बुराई का नाश करते हैं। बुराई जैसे कि लालच, वासना, सब बुरे कामों की शुरुआत यहीं से होती है। ऐसे ही छोटी छोटी बातें बताते हुए PC अपने बच्चे को अपने धर्म का ज्ञान दिया करते थे। अब बाबा को अदालत में पेश किया जाता है और उन पर कई सारी कानूनी धाराएं लगाई जाती हैं, पर वो कहते हैं कि ये सभी इल्जाम झूठे हैं, मैं निर्दोष हूँ। बाबा के वकील और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दलीलें सुनते हुए जज साहब बाबा को 15 दिन की पुलिस कस्टडी में रहने के लिए भेज देते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर नू और उसकी फैमिली से मिलने आते हैं और सांत्वना देते हैं कि हम इस केस को जीत कर रहेंगे और बाबा को सजा जरूर मिलेगी। वकील साहब जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो किसी से बात कर रहे होते हैं करोड़ों रुपए लेने की, यानी कि वकील साहब यहाँ खेल खेल रहे थे। इधर तो वो एकदम अच्छा बन के दिखा रहे थे लेकिन दूसरी तरफ वो बिकने को तैयार थे। लेकिन ये सारी बातें नू के पिताजी सुन लेते हैं। एक सीनियर ऑफिसर के कहने पर नू का परिवार PC से मिलने जाता है और उनसे विनती करता है कि उनका केस वो लड़ें क्योंकि पॉक्सो एक्ट के बारे में PC से बड़ा जानकार वकील पूरे जोधपुर में कोई भी नहीं था। PC ये केस लड़ने को तैयार हो जाते हैं और बारी बारी से सबसे पूछताछ करना शुरू करते हैं कि आखिर सच में हुआ क्या था। पिताजी बताते हैं कि मेरी बेटी बाबा के बनाए स्कूल में पढ़ती थी, अचानक उसके पेट में दर्द उठा और उसकी तबीयत खराब हो गई। लोगों ने कहा कि उस पर भूत प्रेत का साया है, उसे जल्दी से बाबा के पास ले जाना होगा। लोगों की बात मानते हुए वो बाबा के दिल्ली आश्रम जाते हैं लेकिन पता चलता है कि वो वहाँ नहीं है बल्कि जोधपुर आश्रम में है। वो लोग जोधपुर आश्रम पहुँच गए और बाबा को देखते ही उनके सामने हाथ जोड़े और माथा टेका। बाबा जी उनसे कहते हैं कि बेटी के अंदर से भूत प्रेत भगाने के लिए उसकी शुद्धि करनी होगी। बाबा एक कमरे में चले जाते हैं और नू को बुलाते हैं लेकिन माँ बाप को बाहर ही इंतजार करने को कह दिया जाता है। अब नू अपनी आपबीती बताते हुए बताती है कि जब मैं कमरे में गई तो वहाँ की लाइट बंद थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मेरी भक्त बन जाओ, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है, बड़े बड़े अफसर मेरे चरण धो के पीते हैं। फिर वो उठ के खड़े हुए, उन्होंने दरवाजे की कुंडी लगा दी, मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मैंने बहुत चिल्लाने की और खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया, मेरा मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया और उसके बाद मुझे हर जगह पे हाथ लगाने लगे। PC जो कि ये सब लिख रहे थे वो ये सुनकर रुक जाते हैं और कहते हैं कि शाबाश बेटी शाबाश, तुम्हें हिम्मत रखना पड़ेगा बेटे क्योंकि अदालत में तो पता नहीं क्या क्या पूछेंगे। नू कमरे से बाहर आती है, चेहरे पर डर और गुस्सा और बाबा के प्रति घिन साफ साफ दिखाई पड़ रही थी, जिसे देखकर उसके माता पिता भी समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुई है उनकी बेटी के साथ। अक्सर माँ बाप ऐसे मामलों में चुप हो जाते हैं पर नू के माता पिता ऐसे बिल्कुल नहीं थे। वो सीधा पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन बाबा के खिलाफ शिकायत लिखाने। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम देखते हैं कि अब केस की सुनवाई होना शुरू होती है। बाबा पर पॉक्सो एक्ट लगा था तो बाबा के वकील कहते हैं कि लड़की नाबालिग नहीं है, बालिग है। वो नू के प्राइमरी स्कूल के एडमिशन डॉक्यूमेंट पेश करते हैं जहां उसकी जन्मतिथि लिखी हुई थी, जिसे कैलकुलेट करने पर नू
की उम्र 18 साल से ज्यादा निकल रही थी। तो इस हिसाब से वो बाबा के ऊपर लगाए गए पॉक्सो एक्ट का चार्ज हटाने की विनती करते हैं। पीसी कहते हैं कि वकील साहब जो कागज दिखा रहे हैं वो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन रूल 12 के तहत वर्जित है। रूल 12 कहता है कि अगर मैट्रिक सर्टिफिकेट मौजूद है तो वही असली डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो स्कूल सर्टिफिकेट, और वो भी नहीं है तो म्युनिसिपैलिटी सर्टिफिकेट, और अगर ये तीनों ही नहीं है तो मेडिकल जांच कराई जानी चाहिए अगर सही उम्र जाननी हो तो। पुलिस ने जब चार्जशीट फाइल की थी तो सारे डॉक्यूमेंट लगाते वक्त उन्होंने मैट्रिक सर्टिफिकेट भी लगाया था, और जो जन्म तिथि इसमें लिखी है उसके हिसाब से लड़की नाबालिग ही है। और रूल 12 के हिसाब से प्राइमरी स्कूल का कोई भी डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होता एज बताने के लिए। बाबा के वकील ने सोचा था कि आज तो वो खेल जाएंगे, लेकिन पीसी भी पूरी तैयारी करके आए थे, तो बाबा के ऊपर से कोई भी चार्जेस नहीं हटते और केस अगली सुनवाई के लिए आगे बढ़ जाता है। बाबा के बेटे को लगता है कि इस वकील से कुछ नहीं हो पाएगा, तो वो अब देश के जाने माने वकील राम चंदवानी को केस दे देते हैं, और अब ये केस सीधा हाई कोर्ट चला जाता है। राम चंदवानी कहते हैं कि मेरे क्लाइंट के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है, वो भी चंद पैसों के लिए। उन्हें बदनाम किया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है झूठा केस बनाकर। मैं अपील करता हूं कि इस केस को सीबीआई को दिया जाए और विनती करता हूं कि बाबा को बेल दी जाए। पीसी सोलांकी कहते हैं कि मैं इनकी बात से सहमति जताता अगर कोई सामान्य केस होता तो, लेकिन ये केस सामान्य नहीं है और सारे मुद्दों का सार है ये पॉक्सो एक्ट, जो कि निर्भया केस होने के बाद लागू किया गया था। यहाँ एक नाबालिग लड़की को बालिग ठहराने की कोशिश की जा रही है और सबूत के नाम पे इनके पास कुछ नहीं है। राम चंदवानी दुनिया भर की इधर उधर की बातें बना के पूरी कोशिश करते हैं कि बाबा को बेल मिल जाए, पर पीसी तथ्य और कानून बताकर उनकी हर बात गलत साबित करते जा रहे होते हैं, और इस सुनवाई में भी बाबा को बेल नहीं मिलती। हम देखते हैं कि पीसी का मुंह बंद कराने के लिए उनके यहाँ 20 करोड़ रुपए लेकर कुछ लोग आते हैं, तो पीसी सोलांकी उनके ऊपर चिल्लाकर उन्हें भगा देते हैं क्योंकि वो बिकाऊ नहीं थे। अब केस हाई कोर्ट से हटकर दोबारा से सेशन कोर्ट में आ जाता है और अब वहां पर सुनवाई शुरू होती है। जितने भी गवाह थे, फिर वो चाहे बाबा के खिलाफ हो या बाबा के साथ, उन सभी की गवाही ली जाती है। महेश नाम का आदमी जो कि मेन विटनेस था, जिसने कई बार बाबा को लड़कियों के साथ गलत करते देखा था, उसको शांत करने के लिए बाबा का बेटा उसके ऊपर एसिड अटैक करवा देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। पीसी को आभास होता है कि बाइक सवार 2 लोग उसका भी पीछा करते रहते हैं, तो वो चालाकी से पुलिस को बुला लेता है, तो वो दुम दबाकर भाग जाते हैं। पर अब पीसी सोलांकी के ऊपर भी खतरा मंडराने लगा था। बाबा का बेटा भी कुछ कम नहीं था, उसने भी कई लड़कियों के साथ दुष्कर्म किए थे, तो अब पुलिस उसे भी धर लेती है। अब केस की सुनवाई में पीसी नू के प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल को कटघरे में बुलाता है और उनसे लगातार कई सारे सवाल करते हुए वो ये साबित कर देता है कि जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए थे वो नकली हैं। बाबा के वकील द्वारा अब तक जो मशक्कत चल रही थी नू को बालिग साबित करने की, उसका बंटाधार हो जाता है और अब ये पूरी तरह से साबित हो जाता है कि नू बालिग है। अब कटघरे में एक आदमी पेश होता है जो कि बाबा के खिलाफ गवाही देता है कि वो कई लड़कियों के साथ गलत काम करते थे। जब सभी लोग कोर्ट से बाहर निकल रहे होते हैं तभी भीड़ से एक आदमी आता है और जिस आदमी ने बाबा के खिलाफ गवाही दी थी उसकी छाती में चाकू भोंककर उसे मार डालता है। पीसी आदमी के ठीक पीछे था, लेकिन उसने ऐसा कुछ होते हुए कभी नहीं देखा था, तो अपनी आंखों के सामने एक आदमी की मौत देखकर उसके दिल और दिमाग में डर बैठ जाता है कि अगला नंबर उसका ना हो। एक के बाद एक विटनेसेस मारे जा रहे थे, तो नू के परिवार वालों और बाकी गवाहों और पीसी को पुलिस सुरक्षा दी जाती है, जो कि बस नाम की सुरक्षा थी, क्योंकि इतने पुलिस ऑफिसर थे ही नहीं कि हर किसी को सुरक्षा मिले। एक शाम नू पीसी से कहती है कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है सर, मैं लोगों के लिए खिलौना बन चुकी हूँ। हर कोई मुझे ऐसी नजर से देखता है जैसे मैंने ही कोई पाप किया हो। कभी कभी मन करता है कि मैं खुद की जान ले लूं।
पीसी सोलांकी कहते हैं कि पाप तो तुमने किया है, उनकी नजर में जो उसे भगवान मानते हैं कोई मानने को तैयार नहीं है कि उसने शैतानी काम किया है। इस लड़ाई में तुम्हारा दुश्मन बाबा नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है डर, घबराहट, आंतरिक पीड़ा। और ये लड़ाई तो तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी क्योंकि तुमने उनके भगवान को अंदर भिजवा दिया। अब दुपट्टे को कमर में बांध लो और तलवार निकाल लो इस लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि अब जंग छिड़ चुकी है। अब केस की सुनवाई में बाबा के वकील नू से सवाल करते हैं कि जब आप बाबा के कमरे में गई तो वहाँ क्या क्या था और चद्दर किस रंग की थी, पंखा किस रंग का था। ऐसे ही करके वो बहुत से सवाल करते हैं इस उम्मीद में कि वो कहीं चूके और वो उसी बात को पकड़ के उसे झूठा साबित कर दें। पीसी सोलांकी बाबा के वकील से कहते हैं कि आपका ज्यादातर समय यहीं कोर्ट में गुजरता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर लगे पंखे का रंग क्या है, आपकी असिस्टेंट की घड़ी में लगी सुई का रंग क्या है। वकील जवाब नहीं दे पाते तो पीसी कहते हैं कि जब आप यहाँ रहकर नहीं बता पा रहे तो नू कैसे बता सकती है कि रात के अंधेरे में वहाँ के चद्दर और पंखे का रंग क्या था। जब उसके साथ बाबा कुकर्म कर रहे थे तो वो उस अवस्था में ये सब थोड़ी याद करेगी। बाबा के खिलाफ गवाही देने वाला एक और आदमी मारा जाता है, जिसको देखते हुए पीसी अपने जूनियर को केस छोड़ने के लिए कह देते हैं ताकि इसके चक्कर में कहीं उसकी जान न चली जाए। अब केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, जहां बाबा के वकील अंग्रेजी में कोई एक बीमारी बताते हुए कहते हैं कि बाबा को इलाज के लिए बेल चाहिए। उनका इलाज अमेरिका में होगा क्योंकि इस बीमारी के लिए यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। पीसी कहते हैं कि इन 4 सालों में तो बाबा ने इस बीमारी का कोई जिक्र नहीं किया और भारत देश में एम्स अस्पताल है जहाँ एक से एक डॉक्टर हैं, तो पहले इनकी वहाँ जांच कराई जाए तभी फैसला होगा कि बेल मिलनी चाहिए या नहीं। बाबा का चेकअप किया जाता है और ऐसी कोई बीमारी नहीं मिलती जिसके चलते बाबा को बेल नहीं मिल पाती। इसी बीच पीसी का बेटा कहीं गायब हो जाता है तो पीसी घबरा जाते हैं कि कहीं उसे कोई उठा तो नहीं ले गया, लेकिन पता चलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाने चला गया था। घर पहुंचते ही पीसी अपने बेटे की अच्छे से सुताई करता है कि बिना बताए कहीं क्यों गया, क्योंकि जब तक वो गायब था तब तक पीसी की जान हलक में अटकी हुई थी। हालांकि अपने बेटे को मारने के बाद उन्हें काफी अफसोस होता है। टिपिकल इंडियन फादर थिंग्स। 5 साल तक केस चलते चलते आखिरकार अब फैसले की घड़ी आ ही जाती है, तो पीसी और उसका परिवार भगवान की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि सच की यानी कि उनकी जीत हो और बुराई की हार। बाबा के वकील कहते हैं कि बाबा की जितनी भी संस्थाएं हैं जो धर्म का काम करती हैं उन सब पर ताले लग जाएंगे। देश के गरीब बच्चे जो बाबा की संस्था में पढ़ रहे हैं वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। जो अस्पताल मुफ्त में लोगों का इलाज करते हैं वो बंद हो जाएंगे। जो बाबा के आश्रम में रोज अपना पेट भरते हैं वो अब भूखे सोएंगे। आपका फैसला ये सब कुछ होने से रोक सकता है, इसलिए अब आप पर है सब। पीसी सोलांकी कहते हैं कि डिफेंस ने बाबा को डिफेंड करने के लिए जितने भी जतन किए वो सब फेल हो गए। इस देश में लड़की का जीवन काल बहुत ही समस्याओं भरा होता है और ये लड़की उन सारी लड़कियों की व्यथा को बयां करती है। मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही है कि इस महान देश में हर लड़की बचपन से लेकर युवावस्था तक किसी न किसी प्रकार से एक बार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होती है। इस बच्ची में किसी को पीड़िता दिखाई दी तो किसी को पैसे कमाने का साधन, किसी को अपनी कुटित वासना को पूरा करने की ललक दिखाई दी तो किसी को इसमें टीआरपी। पर योर ऑनर, मुझे इस बच्ची में रौद्र काली दिखाई दी, माँ दुर्गा दिखाई दी, क्योंकि ये बच्ची आवाज उठाना चाहती है, अपने लिए लड़ना चाहती है। ये बच्ची उन बच्चियों की उम्मीद है जो आज के फैसले पर आंख गड़ाए बैठी हैं इस बिल्डिंग के बाहर। लेकिन बाबा के वकील के लिए केस घूम फिर के धर्म 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 और धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर धर्म ही सब कुछ है तो मैं एक कहानी के साथ इसका समापन करना चाहूंगा। पीसी सोलांकी कहते हैं कि जब युद्ध में प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया तो मरने के पश्चात रावण को मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई थी। रावण जो शिव जी के परम प्रिय भक्त थे वो मरने के पश्चात सालों तक तपस्या करते रहे कि शिव जी उनको दर्शन दें और उनको क्षमा करें, मगर शिव जी ने ऐसा नहीं किया। ये सब देखकर पार्वती जी से रहा नहीं गया और दौड़ती हुई शिवजी के पास गईं और बोली, हे प्रभु
आप इतने कठोर कैसे हो सकते हो? रावण जैसे अपने परम प्रिय भक्त को दर्शन क्यों नहीं दे रहे, उसको क्षमा क्यों नहीं कर रहे? शिवजी मंद मंद मुस्काए और कहा, हे पार्वती, इस संसार में कर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहले पाप जो इंसान जाने अनजाने में करता है, उसका निवारण प्रायश्चित करके, माफी मांग के, किसी और तरीके से भरपाई करके हो सकता है। दूसरा कुकर्म अति पाप के रूप में जाना जाता है, जैसे हत्या, अपहरण और जघन्य अपराध। उनकी भी कुछ हद तक माफी संभव है, मगर तीसरा अपराध महापाप के रूप में जाना जाता है, जिसकी कोई माफी नहीं है। इस पर पार्वती जी ने शिवजी को टोका और अचंभे से पूछा, हे प्रभु, रावण ने तो सीता का अपहरण किया था, वो तो अति पाप के रूप में जाना जाना चाहिए, आप उसे महापाप क्यों मान रहे? तो शिवजी मंद मंद मुस्काए और कहा, हे पार्वती, जिस पाप का प्रभाव पूरे संसार की मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है, वो महापाप के अंतर्गत आता है। मैं रावण को माफ कर देता अगर उसने रावण बनकर सीता का अपहरण किया होता, लेकिन उसने साधु का भेष धारण किया था, जिसका प्रभाव पूरे संसार के साधुत्व और सनातन पर सदियों तक रहेगा, जिसकी कोई माफी नहीं है। और ये बाबा रावण है, रावण, इसे कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया है, मासूम बच्चों के साथ विश्वासघात किया है, इसने मेरे और हम सबके महादेव के साथ विश्वासघात किया है, उनका नाम इस्तेमाल करके एक जघन्य अपराध किया है। इसे सजाए मौत मिलनी चाहिए, उससे नीचे कुछ नहीं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जज साहब बाबा को फांसी तो नहीं लेकिन उम्र कैद की सजा सुनाते हैं, जो कि एक तरह से जीत थी पीसी सोलंकी और नू की, जो उम्मीद लगाए हुए थी पिछले 5 सालों से इंसाफ पाने की। बाबा को सजा मिलने पर बहुत लोग खुश होते हैं और काफी लोग दुखी भी। दुखी वो जो इतना सब होने के बाद भी बाबा के भक्त बने बैठे थे। पीसी जब अपने घर जाते हैं तो वहाँ उनका स्वागत बैंड बाजे और रंगों से किया जाता है, क्योंकि आज उन्होंने बहुत बड़ा केस जीता था और एक लड़की को इंसाफ दिलाया, जो कि आसान नहीं था। नू की आंखों में आंसू होते हैं और वो खुशी के मारे खूब जोर जोर से चिल्लाती है। उसके साथ जो भी गलत हुआ था, आज उसकी सजा गलत करने वाले को मिल गई थी। और फिर इसी कहानी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ये बाबा का कैरेक्टर किसे दर्शाता है। बाबा के गेटअप को देखकर ये साफ समझ आता है कि ये कैरेक्टर आशाराम बापू का है, जो कि नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। मूवी की कहानी आशाराम बापू के कुकर्मों के ऊपर बनाई गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे क्या हुआ और कैसे गवाहों को मारा गया, कैसे उनका बेटा भी शामिल था इन सब में और कैसे उसे जेल हुई। यहाँ ये भी दिखाया गया कि लड़की के वकील पीसी सोलंकी को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब वो ये केस लड़ रहे थे। हर वक्त उनके ऊपर मौत का खतरा मंडराता रहता था। जब ये केस चल रहा था तो कई लोगों को घूस खिलाई गई और कई लोगों को धमकियां भी दी गईं और कई लोगों को मार भी डाला गया, और ये सब हो रहा था बाबा के इशारे पे। जैसे मूवी में दिखाया गया है वैसे ही रियल में भी पीसी सोलंकी को करोड़ों रुपए ऑफर हुए थे केस हार जाने या फिर ना लड़ने के लिए। बाद में फिर जान से मारने की धमकियां भी मिली। वैसे जो रियल में पीसी सोलंकी हैं, उन्होंने फिल्म निर्माताओं पर केस कर दिया है। उनका कहना है कि बात उनकी बायोपिक बनाने की हुई थी, पर वो बनी नहीं और मुझे फिल्म की स्क्रिप्ट भी नहीं दी गई और ना ही पढ़ाई गई। उन्होंने कहा है कि मूवी बनाने के लिए मेरी अनुमति भी नहीं ली गई। पूनम चंद सोलंकी जी ने यह भी कहा कि मेरे किरदार को किसी हीरो की तरह दिखाया गया। मैं कोई नायक नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा वकील हूँ जिसने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। अगर देखा जाए तो फिल्म मेकर्स ने थोड़ा सा धोखा कर दिया है सोलंकी जी के साथ। जब पूरी मूवी बन गई और ट्रेलर भी आ गया, तब उन्हें पता चला कि बिना उनकी परमिशन के उनका नाम इस्तेमाल किया गया और उनका कैरेक्टर भी है। तो ये सब कुछ देखते हुए उन्होंने फिल्म मेकर्स पर केस कर दिया। अब आगे क्या होगा, क्या समझौता होगा, ये तो अब यही लोग जाने। बाकी फिल्म तो अच्छी ही बनी है। चाहे जो हो, पीसी सोलंकी जी का बहुत बड़ा जिगरा है कि उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए बिना फीस लिए इस केस को लड़ा और लड़की को इंसाफ दिलाया। करोड़ों रुपए का उन्हें लालच दिया गया, फिर भी वो डगमगाए नहीं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि सड़क पर चलना भी तो एक धमकी ही है, क्योंकि नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए और मौत आपके सामने आ जाए। तारीफ तो लड़की की भी बनती है जिसने साहस दिखाया और इस केस को लड़ा और बिल्कुल भी हार नहीं मानी।
बेटी के माता पिता ने चुप रहने का फैसला करने के बजाय बाबा के खिलाफ आवाज उठाई। ऐसे माँ बाप हर किसी के बन जाएं तो जो आधे से ज्यादा केसेस दर्ज नहीं होते वो दर्ज होना शुरू हो जाएंगे। डर के मारे या फिर बदनामी हो जाएगी ऐसा सोचकर माँ बाप ही चुप हो जाते हैं और लग जाते हैं जल्दी से कोई लड़का देखकर लड़की की शादी कराने में। लड़की किस मानसिक पीड़ा से गुजर रही है, उस पर क्या बीत रही है, अक्सर माँ बाप ही नहीं समझ पाते। धीरे धीरे ये सोच खत्म हो जानी चाहिए कि लड़की की बदनामी होगी। जिसने गलत किया है बदनामी उसकी होनी चाहिए, जिसके साथ गलत हुआ है उसकी नहीं। कई लोगों का कहना है कि सिर्फ हिंदू बाबाओं पर ही फिल्में क्यों बनती हैं, जरा मुस्लिम बाबाओं पर भी बनाओ ना। ये कंपैरिजन करने का कोई तुक ही नहीं समझ में आता है। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अगर आपके घर में कचरा है और आपके पड़ोसी के घर में भी कचरा हो रखा है तो पहले किसको साफ करेंगे। ज्यादातर लोगों का जवाब आया अपने घर का, और आपका जवाब ही मेरा जवाब है। हम अपने घर को अच्छे से जानते हैं और पता होता है कि कहाँ कहाँ कचरा जमा हो सकता है और कचरे को कैसे निकालना है और कहाँ फेंकना है। पड़ोसी अपना कचरा अगर खुद निकालेगा तभी फील होगा कि हाँ वो भी साफ सफाई में विश्वास रखता है। अगर हम जाकर उसका कचरा निकालेंगे तो वो और ढीठ हो जाएगा और कभी भी सफाई नहीं करेगा। हाँ, हम उसे बता सकते हैं कि अपना घर साफ रखा करिए, हमारे घर तक बू आती है, बाकी करना तो उसे ही पड़ेगा। अपने घर की सफाई करने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई बाहर से हमारे घर आएगा तो अपना घर अच्छा साफ सुथरा दिखना चाहिए, किसी भी किस्म का कचरा नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। और यहाँ धर्म को नीचा दिखाने की बात ही नहीं है, जो गलत है वो गलत है। गलत को सजा भी मिल चुकी है पर अब भी लोग उस गलत को सही मानते हैं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और समझने की शक्ति दे। हम सभी जानते हैं कि कई केसेस तो दर्ज ही नहीं होते, दर्ज होते हैं तो उसमें से आधे झूठे होते हैं और आधे जो सच्चे होते हैं उसमें से आधे केस लोग दबाने में लगे होते हैं और आधों को कोई सजा ही नहीं होती, बस केस चलते रहता है। जो केसेस हमें सुनने मिलते हैं उसका 1% भी नहीं है जितने होते हैं। अब मूवी की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा फिल्म के डायलॉग्स और डायलॉग डिलीवरी की। डायलॉग्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं और उन्हें सुनने पर देखने वाले के मन में असर भी होता है। डायलॉग डिलीवरी जब अच्छी हो तभी वो डायलॉग प्रभाव डालता है जनता पर। ये काम मनोज सर ने काफी बेहतरीन तरीके से किया है। मनोज सर ने पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ अपने किरदार को निभाया और वो मेहनत हमें साफ साफ दिखाई भी पड़ती है। मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर आपको ये मूवी देखनी है तो मनोज सर की एक्टिंग के लिए देखिए। आखिर में आपको उनके लिए ताली बजाने का मन कर जाएगा। इस मूवी को कुछ ज्यादा ही नेगेटिव रिव्यू मिले हैं। रिव्यू पढ़ के आपको पता चल जाएगा जैसे किसी को काम दिया गया हो नेगेटिव रिव्यू करने का, या फिर अंधभक्ति अभी भी जिंदा है। एक्टिंग की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरी मूवी मनोज सर की एक्टिंग पर ही टिकी हुई है। बाकी और जितने भी सह कलाकार हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है। बस एक बात खटक रही थी कि लड़की की उम्र 16 साल थी, पर नू का किरदार निभा रही अदरीजा सिन्हा 16 साल की नहीं लगती बल्कि 20-21 साल की लगती हैं। तो कास्टिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि शक्ल से उम्र का पता नहीं चलता, तो क्या पता रियल में भी लड़की हो तो 16 की पर लगती ना हो। ये हाई प्रोफाइल केस था तो सबकी नजर में आया, पर गांव देहात में तो ऐसे ना जाने कितने बाबा ओझा बैठे होते हैं जो कि धांधली का काम करते हैं और लोग उनकी बातों में फंसकर ना जाने क्या क्या कर डालते हैं। भगवान के प्रति आस्था दिल में होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इस धरती पर कोई भी भगवान का मैसेंजर पैदा नहीं हुआ है कि हमें उसके पास जाना पड़े भगवान तक बात पहुंचाने के लिए। भगवान हर जगह है और आपकी सुनते भी हैं। आप बस श्रद्धा भक्ति बनाए रखिए, वो आपके साथ हैं। और भगवान से बात करने का या फिर कुछ शेयर करने का मन कर रहा है तो मंदिर जाइए, ना कि किसी बाबा के पास, नहीं तो आप उनकी बातों में फंसकर उन्हें ही भगवान बना देते हैं। तो दोस्तों ये था एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक बंदा काफी है मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।